सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से इस पर जवाब देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मैप की बात बड़ी गंभीर है, उन्होंने जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। चीन के नए मैप जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया गया है, इसे लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार 29 अगस्त को कहा कि हमने चीन के तथाकथित स्टैंडर्ड मैप पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है, जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। ऐसे कदम केवल चीनी पक्ष के सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाएंगे। दरअसल चीन ने सोमवार 28 अगस्त को आधिकारिक तौर पर अपने स्टैंडर्ड मैप के 2023 संस्करण को जारी किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित अन्य विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि चीन ने मैप जारी कर जिन एरिया पर दावा किया वो उसका नहीं है। चाइना की बार बार ऐसा करने की आदत हो गई है कि भारत के क्षेत्र पर अपना दावा करें, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। हमारी सरकार हिंदुस्तान के एरिया को लेकर काफी स्पष्ट है। चीन के मैप को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। दूसरे की सीमा को अपना बताना चीन की पुरानी आदत है, लेकिन अब हम उन पर पलटवार क्यों नहीं करते? आखिर क्यों हम उनकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्यों हम तिब्बत के नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी नहीं करते? थरूर ने कहा कि हम चीन का विरोध कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको उचित जवाब नहीं दिया है। हमें उनको उचित जवाब भी देना चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने अक्साई चीन में चीन की सैन्य तैयारियों की खबरों के आधार पर कहा कि ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसके बावजूद PM मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के लिए अनुरोध कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से पता चलता है कि चीन की ओर से अक्साई चीन में अंडरग्राउंड सैन्य निर्माण बढ़ाया जा रहा है। इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया डरपोक और कमजोर नहीं हो सकती। हमें चीन के सामने खड़े होने की जरूरत है। ओवैसी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चीन का नाम तक नहीं लेते। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर संसद में चीन मामलों पर चर्चा नहीं करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि यह एक ऐसी सरकार है जो चीन मामले को लेकर संसद में बहस को रोक देती है। AIMIM प्रमुख ने दोनों देशों के बीच सीमा संकट को लेकर और भारत चीन नीति पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि चाहे मणिपुर हो या लद्दाख, सरकार ने भारत की जनता को अंधेरे में रखने का काम किया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आगामी चुनावों को लेकर सामना में कहा गया है कि बीजेपी चंद्रयान 3 से प्रचार करे तो भी उसकी जीत नहीं होने वाली। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के हवाले से ये बात सामना में लिखी गई है। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव समय से पहले ही दिसंबर के महीने में करा सकती है। इसके लिए अभी से निजी छोटे विमान और हेलीकॉप्टर्स बुक करने शुरू हो गए हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर संपादकीय में बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। सामना में कहा गया है कि विमान हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने वाला कदम है। चुनाव के दौरान कोई तेज गति वाले संसाधन विरोधियों को ना मिले, इसके लिए शुरू हुआ सत्ता का यह दुरुपयोग आपत्तिजनक है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी को सरकारी ज्योतिष आचार्यों ने 2024 की जगह 2023 में चुनाव कराए जाने की सलाह दी है। चुनाव 2024 में करो या 2023 में, मोदी शाह की कुंडली में राजयोग नहीं है। बेईमानी करके ऐसा कुछ करने का प्रयास किया भी तो मामला उन पर ही पलटेगा। संपादकीय में आखिर में कहा गया है कि 2024 हो या 2023 चुनाव कभी भी कराओ, तानाशाही रूपी हिरण्यकश्यप का अंत तय है। जनता जान गई है और वह किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। हम कहते हैं वो जो चाहे करें। यदि वे चंद्रयान 3 लाकर उस पर सवार होकर भी प्रचार करें, तब भी उनकी तानाशाही की पराजय अटल है। देश में LPG रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इसे लेकर
प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए ये दावा किया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। उन्होंने कहा कि 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। खड़गे ने आगे लिखा कि बीजेपी लागू कमरतोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर करने वाली है। कई राज्य जैसे राजस्थान इसे लागू भी कर चुके हैं। मोदी सरकार ये जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी, जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए बीजेपी को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जांच में हाल ही में ये सामने आया था कि 21 राज्यों में कथित अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना शामिल है। दरअसल जांच से ये पता चला कि कुल 830 फर्जी संस्थान इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे, जिससे 2017 से 2022 के बीच अल्पसंख्यक मंत्रालय को लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह स्कॉलरशिप डीबीटी योजनाओं के तहत आती हैं और स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में आती है। एक अधिकारी ने कहा कि देश भर के 21 राज्यों में मात्र 5 वर्ष में 830 अल्पसंख्यक संस्थानों में 144 करोड़ से ज्यादा की फर्जी स्कॉलरशिप ली गई थी। उन्होंने बताया कि एफआईआर बैंकों, संस्थानों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल लगभग 65 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स के तहत हर साल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को स्कॉलरशिप देती है। इनमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और पारसियों के छात्र शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।